हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का दो पैरामीटर में अपन ने एनालिसिस किया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में अपन ये देखते थे एनोड और कैथोड पर क्या बनना चाहिए, जो बनता है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर अपन ने बात की थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, तो अपन ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में न्यूमेरिकल करने सीखे थे, 7-8 न्यूमेरिकल भी कर लिए थे अपन ने। ठीक है, अब चलो उसके 1-2 न्यूमेरिकल करके अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और कंडक्टेंस टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो लिखिएगा। 8 क्वेश्चन करवा दिए थे लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उससे रिलेटेड। एक्वस AgNO3, एक्वस कॉपर सल्फेट एवं मोल्टन AlCl3 श्रेणी क्रम में के विद्युत अपघटनी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कैथोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों के मूलों का अनुपात ज्ञात करो। मूलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, चलो देखो क्या कैसे टैकल करें। अब हम बात कर रहे हैं इसको टैकल कैसे करेंगे। श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, तो अपन ने बोला है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक तो Ag डिपॉजिट होने वाला है, एक कॉपर डिपॉजिट होने वाला है और एक एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने वाला है। अच्छा, ये कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 108 ग्राम। ये कितने के वो बराबर होगा, 63.5 डिवाइड बाई 2 के बराबर। और ये होगा 27 डिवाइड बाई 3 के बराबर, इतना ग्राम। अच्छा, 108 ग्राम में मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या? इसका 1 मोल है, इसका 1/2 मोल है और इसका 1/3 मोल है। रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगर ये नहीं हो तो 6:3:2 मिल जाएगा आपको। इन दोनों में से कोई एक रेशियो मिलने वाला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरे को ऐसा पूछा जा रहा है, किसी विद्युत अपघटनी सेल में एनटीपी पर 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पर निकलती है, रिलीज होती है। तो समान विद्युत धारा का प्रयोग करने पर Ag का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा। ये आपसे पूछा कि Ag का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा। चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो तरीके हैं। एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं। इक्विवेलेंट जब ये इसमें आए ना 5.6 लीटर, तो अपन को मालूम नहीं चलता कितना इक्विवेलेंट है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपका यूज आ गया ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे चार्ज, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अपन वेट से तो वाकिफ है, लेकिन इक्विवेलेंट वॉल्यूम अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैं बता देता हूं, देखो सुनो। ये H+ है, जैसे मान लो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपने, तो ये हाफ H2 बना लेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर ये, तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो हाफ मोल बना। हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 11.2 लीटर। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो आएगा H2 का,
वो आएगा 11.2 लीटर। जब भी 11.2 लीटर दे रखा हो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे 5.6 लीटर है, इसका मतलब आधा इक्विवेलेंट है। ठीक है, सिमिलर वे में इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो आएगा किसका, Cl2 का, वो भी 11.2 लीटर ही आएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो आएगा ऑक्सीजन का, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है कि ऑक्सीजन के मोल आधे ही बनते हैं, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी यही आएगा 5.6। बस ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर होगा, Cl2 और H2 के लिए 11.2 लीटर होगा। इसका मतलब आधा इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब Ag का भी आधा इक्विवेलेंट ही आना चाहिए फिर तो। अगर क्यों समान धारा है तो H2 का इक्विवेलेंस जो आया वो आया हाफ, तो वो Ag का भी होना चाहिए। Ag का हाफ इक्विवेलेंस का मतलब एक इक्विवेलेंस का मतलब 108 ग्राम होता है, तो 54 ग्राम कितना आ जाएगा, 54 ग्राम। ये सिंपल सा लॉजिकल बात है। ठीक है, ओके। नहीं तो फिर इसका द्रव्यमान कैलकुलेट करो, फिर वही W1/W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट E1/E2 करना पड़ेगा। वो करो चाहे ये करो, सेम आंसर है। ठीक है, चलो अब अपन कंडक्टेंस टर्म्स की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कंडक्टेंस टर्म्स की। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टेंस टर्म्स। चालकता के पद। चालकता के पद, ठीक है। अपन पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कंडक्टर क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे चालकता के पद। 5 कंडक्टेंस टर्म्स है, उनको डिस्कस करना है, लेकिन अपन सबसे पहले ये तो देखें कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडक्टर चालक क्या होता है। कंडक्टर या चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से, चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो चालक वे पदार्थ है, वे पदार्थ है जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, होने देते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। चालक दो टाइप के होंगे, कंडक्टर जो है वो दो टाइप के होंगे बेसिकली। चालक जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो अपन को पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा उसकी बात करेंगे। विद्युत अपघटनी चालक और इधर है धात्विक चालक। ठीक है, चलो देखते हैं। विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक की बात करते हैं, क्या होते हैं कैसे। धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें करंट जो फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होता है क्या, रासायनिक वियोजन होता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, तार वैसा का वैसा रहेगा। धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक वियोजन, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। रासायनिक वियोजन नहीं होता है। थर्ड नंबर, इनमें प्रतिरोध उत्पन्न कौन करता है, कर्नेल जो है, कर्नेल का मतलब
जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं कर्नेल। तो कर्नेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो चालकता में पार्टिसिपेट करते हैं, उत्पन्न होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है, वो इस इक्वेशन के थ्रू है। आर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो ये वाली चीज बढ़ेगी, तो आर टी बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने लिए, किसके लिए, मेटलिक या फिर धात्विक चालक के लिए। अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। विद्युत अपघटनी चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें देखो क्या होगा, धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है, धारा का प्रवाह आयनों के कारण होगा, ठीक है। केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, बिल्कुल होगा। ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा। रासायनिक डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, वियोजन होता है। थर्ड नंबर, प्रतिरोध किसकी वजह से उत्पन्न होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दो प्रतिरोध 3 चीजों की वजह से उत्पन्न होता है, समझो बात को। प्रतिरोध जो है वो 3 चीजों की वजह से उत्पन्न होगा। पहला प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है वो ये है, विलय आकर्षण, सोल्यूट अट्रैक्शन। कैसे, अगर ए बी टाइप का है तो ए प्लस और बी माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, विपरीत आवेशित आयन है, तो एफ जो लगेगा वो लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो आयनों को मूवमेंट नहीं करने देता है, और अगर आयन का मूवमेंट नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला तो विलय का आकर्षण है। सेकंड, विलायक का आकर्षण। विलायक का आकर्षण क्या, अगर श्यानता ज्यादा है किसी विलायक की, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, श्यानता ज्यादा है, तो उस कंडीशन में प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्यों, विस्कोसिटी जब ज्यादा होती है तो आयन आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब ही ये होता है जो बहाव का विरोध करे। तो बहाव का विरोध करेगा तो आयन बहेंगे नहीं, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। थर्ड नंबर, विलयक अट्रैक्शन। विलयक आकर्षण को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, विलयक आकर्षण को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जल योजन ऊर्जा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल योजन ऊर्जा से, हाइड्रेशन एनर्जी से। होता क्या है, अगर जो आयन होता है ये प्लस आयन हुआ तो इसको क्या करता है, वाटर सराउंडेड कर लेता है, ये इस टाइप से। ऐसे करता नहीं है बेसिकली, ध्यान रखना। आयन डाइपोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जाएगा, ऐसे जाएगा बेसिकली। अगर ये कैटायन है ना तो ये O, ये H और ये H, ये डाइपोल और ये आयन, ये हाइड्रेशन हो गया इस टाइप से। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा जल योजन होगा, उतना ही आयन मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों की वजह से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी विद्युत धारा कम। तो अपन से पूछ ले प्रतिरोध किसकी वजह से, विलायक और विलयक आकर्षण। सही बात। अब सुनना बात को ढंग से। फोर्थ नंबर फैक्टर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो सारे ब्रेक हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, किनके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम
होता है। ठीक है बा, आगे बात करते हैं अपन। तो ये बेसिकली जो है वो बेसिक डिफरेंस आ गया किसके अंदर, अपना मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। अब अपन आगे बात करते हैं कंडक्टेंस टर्म्स की, कौन कौन से कंडक्टेंस टर्म्स उनके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस टर्म्स में, सबसे पहले प्रतिरोध। अब अपन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही पढ़ना है, इस बात का ध्यान रहे, है ना। प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया रेजिस्टेंस होता है विद्युत अपघटनी चालक में, रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से होता है, आयन आयन या विलय विलय आकर्षण के कारण। ठीक है। सेकेंड नंबर विलायक विलायक ये श्यानता बोलो, विस्कोसिटी बोलो, या थर्ड विलय विलायक हाइड्रेशन के कारण। तो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध को अपन लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। R प्रतिरोध है, रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। L यहां पे अब धातु चालक की लंबाई नहीं है, अब विद्युत अपघटनी चालक पढ़ रहे हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ठीक है। और ए जो होगा वो इलेक्ट्रोड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो जनरली पाई आर स्क्वायर होगा। बेलनाकार लेंगे तो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध L इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, A इलेक्ट्रोडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। L बाई ए को जो है वो अपन अल्फा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। अगर मैं सेल चेंज नहीं करता हूं तो अल्फा L बाई ए की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इस सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं मैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्सी। अब आप बोल रहे हो कि मीटर में क्यों नहीं लिया, इतना बड़ा विद्युत अपघटनी सेल नहीं होता है जिसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मीटर में हो, तो इसलिए अपन ने लिया सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, प्रतिरोध की यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट। आर की यूनिट जो होती है, आर की यूनिट जो होती है वो होती है ओम। आर की जो यूनिट होती है वो ओम। ठीक है बात, ये पहला टर्म्स हो गया प्रतिरोध, ये अपन डिटेल में भी बात कर ही चुके हैं। सेकंड नंबर चालकत्व। चालकत्व जिसे बेसिकली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस। चालकत्व जी या फिर कंडक्टेंस। ठीक है, दो क्या होता है, चालकत्व जी या कंडक्टेंस क्या होता है, दो डेफिनेशन बता रहा हूं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है, इससे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्मूला आ गया वगैरह सब कुछ है। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए तो ऐसा बोलूंगा मैं, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में कुल आयनों के कारण, कुल आयनों के कारण प्रवाहित धारा को, कुल आयनों के कारण प्रवाहित धारा को चालकत्व कहते हैं। ओवरऑल ये कि नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो चालकत्व ज्यादा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा है तो चालकत्व ज्यादा होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। बोलो, अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होता है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रहे। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, सुनना बात को। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। किसी विद्युत अपघटनी सेल में कुल आयनों के कारण प्रवाहित धारा को भी अपन क्या कहते हैं, चालकत्व। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। तो C इज इक्वल टू 1, G इज इक्वल टू 1 बाई R। 1 बाई R
इसका मतलब उल्टा करके लिखना है, G इज इक्वल टू 1 बाई रो ए बाई एल 1 बाई रो इंटू 1 बाई एल्फा, यही बात हो गई। तो इसका मतलब G इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू एल्फा हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, जिसे अपन मोह भी बोलते हैं या साइमंस बोलेंगे, साइमंस का एस, ओम इनवर्स मोह या फिर साइमंस, ये हो गई इसकी यूनिट। अब अपन बात करते हैं कि चालकत्व को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला फैक्टर देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य कैसा लिया आपने, दो टाइप के विद्युत अपघट्य होते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में अपन पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो पूरा टूटता है, वीक का मतलब जो कम टूटता है। तो सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ज्यादा टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा देगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा देता है, प्रबल विद्युत अपघट्य ज्यादा देता है, किसके कंपैरेटिव में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो ऐसा बोल दे कि कंडक्टेंस का ऑर्डर जो आएगा, चालकत्व का जो क्रम आएगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के। बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो कंडक्टेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। बात आ रही समझ में, ठीक है। चलो सेकंड नंबर बात करते हैं। सेकंड नंबर बात करते हैं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर देखो प्रतिरोध कम होगा ना तो अपना आप कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। विलायक का क्या रोल होता है, विलायक का क्या रोल होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F लगता है, ये होता है 1/4 पाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मैंने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया तो Q1 फिक्स है, Q2 फिक्स है और उनके बीच की दूरी फिक्स है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो F की वैल्यू कम होगी, F की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो आपको एक ऐसा विलायक काम में लेना है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, ज्यादा हो। आपको एक ऐसा विलायक काम में लेना है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, ज्यादा हो। बस ये बात ध्यान रखें, ऐसा विलायक काम में लो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो तो कंडक्टेंस भी ज्यादा आएगी। थर्ड नंबर बात करते हैं टेम्परेचर पर। थर्ड नंबर बात करते हैं टेम्परेचर पर, तापमान पर। बहुत सिंपल सा है। वैसे आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होता है, अभी लिखा था अपन ने। लेकिन देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा ना AB, ये टूटता है तो A+ और B- में, इसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये लो, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तनुकरण का प्रभाव। अपन दोनों पे देख लेते हैं, एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर और एक प्रबल पर। एक तो मैं देख रहा हूं यहां पर प्रबल पर, प्रबल विद्युत अपघट्य पर क्या प्रभाव होगा। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ने, क्योंकि वो तो जितने थे बढ़ने थे बढ़ गए सारे, तो वो तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ये कोई एक आयन हो पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव आयन हो। जब आप डाइल्यूशन करते हो, इनके बीच की दूरी D1 थी, जब डाइल्यूशन का मतलब इसके अंदर पानी मिलाते हो तो ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच की जो दूरी होगी D2, वो D2 बढ़ गई है। अगर D बढ़ जाएगा मतलब R बढ़ गया तो F की वैल्यू कम हो जाएगी,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रबल विद्युत अपघट्य में कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है तनुकरण करने पर, तो तनुकरण करने पर अगर आयंस नहीं बढ़ते लेकिन आयंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होने पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड नंबर बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। दुर्बल में तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होती है वो रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पर अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में तो आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ते हैं, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डाइल्यूशन करने पर आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। दोनों में फर्क है। ठीक है बात, चले आगे। ये बेसिक हुआ चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालकत्व क्या होता है? कंडक्टेंस, और उसको प्रभावित करने वाले सारे कारक आ गए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड टर्म्स लिखे, थर्ड टर्म्स लिखे चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालकता कप्पा से लिखते के से, है ना। क्या होता है इसका मतलब? पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता ऑब्लिक विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है। इसका मतलब कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। अभी अपन ने लिखा था C इज इक्वल टू 1/ρ इंटू एल्फा होता है, तो 1/ρ की जगह जो आएगा वो आ जाएगा C अल्फा आ जाएगा, आएगा ये। तो अगर यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अल्फा आ जाएगा, C अल्फा आ जाएगा, ये आ गया। तो ये तो हो गया अपना बेसिक फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू C अल्फा। यूनिट की बात करते हैं लोग, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं। C का तो होता है साइमंस, अल्फा का होता है सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये लो इसकी यूनिट आ गई। अब सुनना बात को ढंग से, बात को ढंग से सुने। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, कप्पा इज इक्वल टू C L/A, L बराबर 1 सेंटीमीटर हो, A बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। देन K इज इक्वल टू क्या हो गया? C। K इज इक्वल टू क्या हो गया? C। इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों के कारण चालकता को, आयनों के कारण चालकत्व को चालकता कहते हैं। 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित आयनों के कारण जो चालकत्व है उसी को अपन क्या बोलते हैं? चालकता। 1 ml दो चालकत्व तो जो है ना वो कुल आयनों के कारण होती है, और चालकता जो है 1 ml में कितने आयन है उसकी वजह से चालकत्व को क्या कहते हैं अपन? चालकता कहते हैं। ठीक है बात, सुनना बात को। अब अपन पढ़ते हैं इसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होना चाहिए। जब तनुकरण करते हो, तनुकरण करने पर चालकता का मान डिक्रीज होगी,
उसका रीजन 1 ml में आयनों की संख्या कम होती है। जैसे अगर सपोज करो ये ऐसा दे रखा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 1 ml सॉल्यूशन हो रहा है। जब आपने डाइल्यूशन किया तो बीच में पानी आया तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ गई। 1 ml अब इतना ही होगा, तो 1 ml में पहले आ रहे थे 4 आयन, अब आएंगे 3 आयन, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए। तो 1 ml में जितने आयन्स होते हैं उसकी वजह से चालकत्व को क्या कहते हैं? चालकता। तो पहले 4 आयनों के कारण चालकत्व आ रही थी, अब 3 आयन्स के कारण चालकत्व आएगी, तो चालकता क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आ रही है बात? इस बात को ध्यान रखना है, तनुकरण करने पर चालकता का मान क्या होता है? कम होता है। ओके, चलो 4th नंबर बात करते हैं, मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या होती है वो बात करते हैं। दो इसकी डेफिनेशन देखें। 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य जो Vm में उपस्थित है, 1 मोल विद्युत अपघट्य जो Vm में उपस्थित है के आयनों के कारण चालकत्व को, आयनों के कारण चालकत्व को मोलर चालकता कहते हैं। मैंने बोला 1 मोल विद्युत अपघट्य जो किसमें उपस्थित होना चाहिए? Vm में के आयनों के कारण चालकत्व को अपन क्या कहते हैं? 1 ml में जो भी आयन है और वो किसमें उपस्थित है? Vm में, तो उसके कारण जो चालकत्व होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? मोलर चालकता बोलेंगे। जैसे सुनो, पहले तो Vm को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये क्या है। इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसा आयतन जिसमें 1 मोल उपस्थित हो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 2 मोल अगर 100 ml में उपस्थित है तो Vm जो होगा ना, 1 मोल कितने में हो जाएगा? 50 में, तो 50 ml पर मोल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Vm को V/N। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। 3rd नंबर, फॉर्मूला लेके आना है। मैंने कहा लैम्डा एम जो है ना वो चालकत्व है। 1 ml की जो चालकता होती है, कितने ml की? 1 ml की जो चालकत्व होती है उसको क्या बोलते हैं? चालकता। ये देखो 1 ml की चालकत्व को क्या बोलते हैं? चालकता। के यहां पे कितने ml की चालकता है? V, तो 1 ml की चालकत्व हो गई K, तो Vml की कितनी हो जाएगी? K इंटू V, K इंटू Vm। बस आपका काम हो गया, K इंटू Vm आ जाएगा, K इंटू Vm, ये इसका फॉर्मूला। 1 ml की जो चालकता होती है वो चालकता के बराबर होती है, तो Vml की किसके बराबर हो जाएगी? K इंटू V के बराबर। ये लो, यूनिट की बात करते हैं अब लैम्डा एम की। K की यूनिट क्या? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये देखो, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा। आ गया ये? बोलो, अगर ये आ गया है तो आगे बात करते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं लैम्डा एम और मोलरता में क्या रिलेशन होगा। 4th नंबर पॉइंट पे बात करते हैं लैम्डा एम एंड एम में संबंध, मोलरता में संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में ले रहा हूं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, तो V अपॉन n इज इक्वल टू 1000 अपॉन m, तो ये आ गया V m, तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन, ये लो, ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा m और मोलारिटी में रिलेशन। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने मूलर चालकता से। पांचवा कंडक्टेंस टर्म्स आ रहा है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट। बस मोल की जगह आपको क्या लिखना है, तुल्यांक लिखना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य, एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य जो V इक्विवेलेंट ml में उपस्थित है के आयनों के कारण चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य जो किस में उपस्थित है, V इक्विवेलेंट ml में उपस्थित है के आयनों के कारण चालकत्व को अपन क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। V इक्विवेलेंट ml का मतलब ऐसा आयतन जिसमें क्या हो, एक तुल्यांक उपस्थित हो। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू K इंटू V इक्विवेलेंस। यूनिट क्या हो जाएगी, वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। लैम्डा इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है, तो K इंटू 1000 डिवाइड बाई n। बस ये लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा रहा हूं, लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट में संबंध। ठीक है, आपस में क्या रिलेशन होगा, लैम्डा m K इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, m होता है, और लैम्डा इक्विवेलेंट K इंटू 1000 अपॉन n होता है। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। n बाई m किसके बराबर होता है, n फैक्टर के या फिर वैलेंस फैक्टर के बराबर बोलो। तो ऐसा बोल दूं, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर। n फैक्टर के सारे केस आपको बता रखे, n फैक्टर के सारे केस आपको बता रखे। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो देखो कैसे टैकल करोगे। अगर जैसे मैंने बोला कि CS3COOH के लिए आपको बात करनी है, इलेक्ट्रोलाइट तो है ही यही है, तो लैम्डा m जो होगा इसका n फैक्टर एक ही है। अगर मैंने बोला MgCl2 के लिए बात करनी है, n फैक्टर 2 है। मैंने बोला Al2SO4 होल थ्राइस के लिए बात करनी है, तो n फैक्टर 6 है। ये इस टाइप से एग्जांपल सेट हो जाएंगे। ठीक है बात। चलो अब अपन लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इससे रिलेटेड, लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट पर तनुकरण का प्रभाव, डाइल्यूशन का इफेक्ट। इस पर क्या होगा, देखो एक पे समझ लो, दोनों में सेम आ जाएगा। लैम्डा m जो होता ना वो ये होता है K इंटू 1000 अपॉन m। अब जैसे अगर आप डाइल्यूशन करते हो, तनुकरण करते हो, तो आपने कहा K कम होगा, K कम होगा तो लैम्डा m कम होना चाहिए। दूसरा आप कह रहे हो कि डाइल्यूशन करते हो तो मोलारिटी कम होती है, अगर मोलारिटी कम होगी तो लैम्डा m बढ़ेगा। अब माने कौन सा सही, ये तनुकरण करने पर लैम्डा m को घटा रहा है, ये वाला फैक्टर बढ़ा रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रायोगिक रूप से डाइल्यूशन करने पर लैम्डा m बढ़ता है। लैम्डा m क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया,
इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर जो हो गया वो मोलैरिटी वाला हो गया। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया? मोलैरिटी वाला। तो प्रायोगिक रूप से डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम बढ़ेगा, ये वाला फैक्टर जो होगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये तनुकरण के सारे प्रभाव आ गए। तो अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तनुकरण के इफेक्ट, डाइल्यूशन के इफेक्ट, तो देखो क्या होगा। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस बढ़ती है, जी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटती है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ता है, ये सारे। ठीक है, तो ये अपनी कंडक्टेंस टर्म सारी कंप्लीट हुई। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोलराउस लॉ की भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।